हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि कैसे हैं आप लोग, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि आज का सेशन किस विषय पे होने जा रहा है। तो आज जो यूपी ट्रिपल एस सी ने बीपीओ का नया सिलेबस जारी किया है उस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि हमने इस सिलेबस को कैसे डिटेल में विश्लेषण किया है, उस पर बात करेंगे। आगे चल के हम बात करेंगे जो पैट का क्या स्कोर रह सकता है, तो बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से उसका विश्लेषण करेंगे कि पिछली 2-3 वैकेंसी उठाएंगे, उसमें कितनी वैकेंसी थी और क्या शॉर्ट लिस्टिंग का स्कोर गया था, ठीक है, पैट का स्कोर क्या था। उसी आधार पर इसकी एक शॉर्ट लिस्टिंग का अनुमान लगाएंगे जो कि एकदम सटीक के आसपास ही होगा, ठीक है। फिर आगे चल के हम बात करेंगे कि जीएस रिवॉल्यूशन पे कब से बैच स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही आज मैंने सिलेबस डाला एक ग्रुप में और स्टूडेंटों की तुरंत डिमांड आने लगी कि सर कब से बैच स्टार्ट कर रहे हो, जल्दी से कीजिए ये वो, तो उस पर भी बात करेंगे। फिर एक सुपर ग्रुप पे भी बात करेंगे, सुपर ग्रुप की प्रक्रिया भी आज के बाद से ही शुरू हो जाएगी, ध्यान रखना। तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे वन बाई वन कर। सबसे पहले तो दूसरी चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में ये बतानी है कि इस सिलेबस को देखने के बाद आपको किस एग्ज़ाम की याद आ रही है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो बन दरोगा का फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी क्या हुआ था, सिलेबस चेंज हुआ था। सिलेबस चेंज हुआ था, जो रिपीटेशन वैल्यू थी वो जीरो हो गई थी, जो चीज़ें रिपीट होके आ रही थी जीरो। जो टीचर थे आपके यूट्यूब पे और हर जगह पढ़ा रहे थे, जिनके पास कंटेंट पहले से बना हुआ मटेरियल वही चीज़ें रिपीट कर रहे थे, उन लोगों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, होनी भी चाहिए क्योंकि स्टूडेंटों को बेवकूफ़ बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो चीज़ प्लस लिमिटेड सिलेबस जब होता है ना, लिमिटेड सिलेबस है, यहाँ पे आपके पास एक टॉपिक पे पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। देखोगे ना जब कि पहला टॉपिक क्या था, कैसे पढ़ना है ना, आपको एकदम लगेगा कि हाँ नॉलेज ले रहे हो। जीरो से लेके आप यूपीएससी तक जा सकते हो इसके नॉलेज में। प्लस यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस हर व्यक्ति के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है ना कि जीएस पढ़ना है तो जो पहले से पढ़ के बैठा है उसके बेटर चांसेज हैं, वो नहीं है। हर व्यक्ति एक सेम पेज पे है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 3 भाग में इन्होंने सिलेबस को डिवाइड किया है। सबसे पहले तो यही सिलेबस देखते हैं जो ऑफिशियल आया है। 3 भागों में सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। पहला भाग है आपका पंचायती राज से संबंधित ही सारे विषय हैं, ठीक है, पंचायती राज। तो इससे संबंधित सारे विषय हैं, ये 65 मार्क्स का इसका वेटेज है। दूसरा भाग है इनका कंप्यूटर और तीसरा भाग है यूपी जीके। ये आपका 15 मार्क्स का है और यूपी जीके आपका 20 मार्क्स का। मेंस एग्जाम है आपका, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए मेंस के लिए तो आपको सिर्फ ये एग्ज़ाम देना है, ना आपका फिजिकल है यहाँ पे, ना टाइपिंग, कुछ भी नहीं। इससे सिंपल जॉब नहीं हो सकती है। और इस जॉब की जो जॉब प्रोफाइल है ना वो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ क्रिएटिविटी आपको करने के लिए बहुत कुछ रहेगा, लोगों से पीपल टू पीपल कांटेक्ट रहेगा, लोगों की लाइफ में आप चेंज लाओगे अपने कामों से। तो ये बहुत सही जॉब है और बहुत अच्छा मौका आप लोगों को मिला है। वैकेंसी भी 1468 शायद, इतनी है तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले सिलेबस पे बात कर लेते हैं। भाग 1 पे पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। तो इसके 2 पोर्शन हो जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था का आप इतिहास पहले पढ़ोगे। जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आप कहाँ से उठाओगे, पंचायती राज इंडिया में कहाँ से आया, तो आप देखोगे कि चोलकालीन स्थानीय स्वायत्त शासन की विशेषताएं आपने देखी होंगी, किसी ने सुनी होंगी, ठीक है। तो परांतक प्रथम जो था आपका, इसका एक उत्तर मेरूर अभिलेख था, इसमें ये दिया है क्या बोलते थे। और सभा करके 2 होती थी, वो गांव का वो करती थी, बारियम बोला जाता था, मतलब समितियों को, इन्हीं समितियों के माध्यम से क्या होता था आपका शासन होता था। एन बारियम, पौन बारियम, पनीटा बारियम, संवत्सर बारियम, कुड बोलो करके एक पद्धति, मतलब ये सारी चीज़ें आप जब डिटेल में जाओगे। इसके बाद आप चालुक्य काल का जाओगे, चालुक्य काल में भी स्थानीय स्वायत्त शासन था, वो देखोगे। फिर आप राष्ट्रकूट काल में देखोगे। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में मेंस के हिसाब से नहीं देखना है, लेकिन आपको देखना है कि हर चीज़ की जानकारी हो, कुछ छूटे ना, क्योंकि इन्होंने देख लिया इसका इतिहास। फिर आप सीधे रिपन पे आ जाओगे। रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक बोला जाता है, वो देखोगे। रिपन के पहले भी एक मेयो थे, उन्होंने भी नगरीय स्वशासन के लिए एक बजट की व्यवस्था की थी, उनको देखोगे। तो जितना इतिहास से होता है ना उसको आप क्या करोगे, पढ़ोगे। अब एक टॉपिक तो इन्होंने दे दिए पंचायती राज के रिलेटेड, कितने हैं टोटल 6। इन 6 को हम डिवाइड करेंगे 20 से 22 टॉपिक में। हर दिन एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक को इतनी डिटेल में करेंगे कि जीरो से लेके यूपीएससी लेवल तक भी कोई क्वेश्चन पूछ दे आपको आना चाहिए। सेम बन दरोगा की तरह होगा, ध्यान रखो, बन दरोगा की तरह होगा। अगर आपने इस बार मिस नहीं किया तो आप देखोगे 100 में से
95 क्वेश्चन 95 प्लस यहीं से आएंगे जो पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा इसका पोर्शन क्या है, पंचायतों के संबंध में संवैधानिक उपबंध। तो संवैधानिक उपबंध तो आप 243 से चले जाओगे, आर्टिकल वैसे तो 73वां और 74वां, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम, ये देखोगे। और 243 से आपके आर्टिकल शुरू हो जाएंगे, वो सारे देख लोगे तो यहाँ आपका काम हो जाएगा। तो जैसे हमने पढ़ा था ना वन अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम, सारी धाराएं पढ़ ली थी, इसकी एक एक धारा आप लोगों को याद करा दी जाएगी कि कहीं से पूछ लो, ठीक। क्योंकि मेंस है और इतना कम सिलेबस दिया है तो ये एकदम गहराई तक जाएंगे और हम भी रेडी हैं उसके लिए, ठीक। फिर अगला क्या है, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, किसके परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं, यूपी के। तो मैक्सिमम हम पोर्शन देखेंगे यूपी के परिप्रेक्ष्य में पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, कि किस किस लेवल पे, जिला पंचायत, खंड पंचायत, इसके बाद ग्राम पंचायत, ठीक। लेकिन हम और भी देखेंगे कि बंगाल में कितने स्त्री पंचायतें हैं, 2 स्त्री पंचायतें कहाँ हैं, और क्या क्या है चल रहा है। तो हम देश के परिप्रेक्ष्य में भी देख लेंगे कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। फिर पंचायतों के वित्तीय स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से आता है पैसा। तो जो राज्य सरकार है वो देती है, केंद्र सरकार से भी अनुदान आता है, उस पर भी देखेंगे क्या होगा, वो सारी चीज़ें देख ली। और इसकी कार्य योजना कैसे कार्य करती है, तो 2 टॉपिक आपके यहाँ से बनते हैं। ये सारे मेजर पोर्शन देखो 10-10 नंबर के आ रहे हैं आपके मेंस के लिए, ध्यान रखना। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के उपाय, तो सशक्त बनाने के अब तक क्या क्या उपाय किए गए प्लस सुझाव क्या क्या और किया जा सकता है, सब पे बात होगी, ठीक है। तो जो 73वां है, 74वां संविधान संशोधन, वो तो सबसे ज़्यादा बड़ा उपाय था। इसके बाद महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं को आरक्षण देना, वो भी एक सशक्त करने का उपाय था। फिर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, वो सब चीज़ें देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। फंडिंग की व्यवस्था में सुधार, जो वित्त आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग भी क्या करता है कि इनकी जो वित्तीय निधि है, संचित निधि, तो उसमें कैसे सुधार किया जाए कि पंचायतों को ज़्यादा फंड जाए, वो सारी चीज़ें देखें, ठीक है। इसका ग्रामीण विकास योजनाएं देखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेखपाल का जो एग्जाम दे के बैठे होंगे उनको पता होगा कि ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम, ये आपको यूपी के परिप्रेक्ष्य में लिखा है, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं रहना है, आपको देखना है इंडिया की। तो पहला टास्क अभी आज ही देते हैं, नेक्स्ट 2 से 3 दिन में बैच स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो लोग स्टार्टिंग के 25 स्टूडेंट्स को हम फ्री जोड़ेंगे सुपर ग्रुप में, ठीक है। तो जो लोग भी 1947 से लेके 2014 तक जितनी भी योजनाएं हैं उन पे नोट बना के, खुद के सेल्फ मेड नोट्स, डिटेल अभी बात करेंगे क्या क्या योजनाओं में आपको डिटेल देनी है, लास्ट में बात करेंगे इस वीडियो के। सबमिट करेंगे तो स्टार्टिंग के जो 25 लोग होंगे उनको सीधा सुपर ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ये सारा कोर्स आपका यूट्यूब पर ही चलेगा, ध्यान रखो। ये भी बताएंगे कि ऐप पे क्यों नहीं चलेगा, ठीक है। यूट्यूब पे चलेगा, सेम बंदरोगा की तरह होगा। पेड बैच चलेगा आपका टेलीग्राम पे। ऐप पे केवल टेस्ट वगैरह और थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी, बाकी सारा काम यूट्यूब और टेलीग्राम पे होगा। तो इस पर बाद में आएंगे, पहले बात कर लेते हैं सिलेबस पे, ठीक है। ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका देखनी है आपको। तो यहाँ पे क्या देखोगे आप, कर्तव्य देखोगे, इनके अधिकार देखोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो, कैसे ये क्रिएटिविटी लाते हैं उस काम में, कैसे भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं, कैसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें देख लोगे। 10 नंबर का आना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं। और इस क्षेत्र में जो करंट अफेयर्स है, मतलब जो करंट में प्रौद्योगिकी विकास हुआ है, तो क्या क्या हुआ है आपका करंट में प्रौद्योगिकी विकास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, इंटरनेट ऑफ थिंग आई है, मशीन लर्निंग आई है, डीप लर्निंग आई है आपकी। ये सारी चीज़ें भी आप डिटेल में देखोगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे आपके, और जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है वो तो आएंगे ही आएंगे। तो इसको भी हम कंप्यूटर को क्या करेंगे, 10 टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। कन्वेंशनल तो सबको पता है, उनको करेंगे, प्लस इन चीज़ों को और डिटेल में करेंगे कि यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटे ना। लिमिटेड सिलेबस है, हम पर डे 1 क्लास लेके आएंगे, आपका आराम से 1 महीने में सब कुछ खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर है यूपी जीके। यूपी जीके आपको पता है कि यूपी जीके में क्या आएगा आपका, ये 20 नंबर की आएगी। यूपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो सेम होती है, इंडिया और यूपी की पॉलिटी सेम है, कुछ अंतर नहीं। थोड़ा बहुत सीएम पूछ लेंगे, राज्यपाल पूछ लेंगे, आपके विधानसभा अध्यक्ष वगैरह, और कोई विशेष घटना हो तो वो पूछेंगे, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो यूपी जीके, यूपी का बजट हो गया, पर्यावरण से संबंधित काम हो गए, जो यूपी की लोक कलाएँ हैं, खनिज हैं, ये सब चीज़ें सब कुछ देखेंगे हम डिटेल में। तो यूपी जीके भी इतनी डिटेल में कराएंगे। अब की बार आपको यूपी की जैसे ज्योग्राफी शुरू कराएंगे ना,
ऐसी चीज़ कराएंगे कि आप फिर किसी भी एग्जाम में जाओगे ना यूपी जी के में प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट करेंगे। पहले तो आपको ज़िले रटवा देंगे जो आपके सीमांत ज़िले हैं, कि सहारनपुर से स्टार्ट करोगे, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, फिर बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, ठीक है। रामपुर के बाद आप बरेली आ जाओगे, लखीमपुर खीरी आओगे, इसके पहले पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी। इस तरीके से ऐसे करके जितने भी सब बाउंड्री वाले ज़िले हैं ना वो आपको याद करा देंगे। तो यहाँ से आप खुद ही निकाल पाओगे कि नेपाल से कौन से लगे हुए हैं, उत्तराखंड से कौन से लगे हुए हैं ज़िले, यहाँ पे कौन से लगे हुए हैं, हिमाचल से, ठीक है, एमपी से, सब कुछ आपको पता होगा। प्लस आप ये भी डिसाइड कर पाओगे कि वर्षा अगर बंगाल की खाड़ी से होती है तो इधर आते आते वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, तो गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है, मथुरा में कम क्यों होती है। यूपी जी के अब हम एकदम तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल आपका देखोगे 20 नंबर की यूपी जी के, 15 नंबर का कंप्यूटर, 65 का पंचायती राज से रिलेटेड टॉपिक्स, 100 नंबर है, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये तो चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी। मेंस है इसलिए डिटेल में तो जाएंगे, डीपली जाएंगे, बिल्कुल बंद दरोगा जैसा होगा कि ऐसी चीज़ें पूछे जाएंगी जो आपको चौंकाएंगी। लेकिन अगर आप तैयारी करके बैठे होगे तो आपके लिए इससे आसान कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो सकता, ध्यान रखना। फाइनल एग्ज़ाम बहुत टफ हो जाते हैं जब आप मेंस देने बैठते हो। इसके बाद एक आध चरण और होता है, कहीं इंटरव्यू होता है, कहीं टाइपिंग होती है, कहीं फिजिकल होता है। यहाँ कुछ नहीं है, घर पे रह के जॉब करोगे, बेस्ट जॉब है और सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आराम से रेडी रहो। अब आते हैं जो हमने इसको डिवाइड किया, वही डिवाइड कर लिया कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास को अलग कर दिया, पंचायतों से संबंधित संवैधानिक उपबंध, 2 टॉपिक इसको कर दिए, ठीक है। 10 मार्क्स में आने हैं आपके। उत्तर प्रदेश में पंचायतों का वर्तमान स्वरूप अलग देखेंगे और देश में अलग देखेंगे, 10 मार्क्स का ये देख लेंगे, तो 4 टॉपिक हो गए। पंचायतों के वित्तीय स्रोत अलग देखेंगे और कार्य योजना अलग देखेंगे, तो ये भी 10 मार्क्स का। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, 5 मार्क्स का। ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं, ये देखेंगे। इस पर अभी फिर से आते हैं कि जो ग्रामीण विकास से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, वो हमें अभी देखना है, क्योंकि लेखपाल में सबसे ज़्यादा यही पोर्शन आया था। और ये पोर्शन केवल यूपी के इस एग्ज़ाम में नहीं आता, यूपी पीसीएस में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। यूपी SSSC में भी ये आ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखेंगे। ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका देखेंगे, इनके कर्तव्य देखेंगे, अधिकार देखेंगे, रचनात्मकता देखेंगे, और ये 10 मार्क्स में ये होगा। फिर कंप्यूटर से संबंधित 15 मार्क्स में और यूपी से संबंधित जीके 20 मार्क्स में, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं, यही हमने इसको थोड़ा डिटेल में, अभी तो हमने इसको 10 टॉपिक में किया। आगे चल के हम केवल जो पंचायती राज वाला है उसको कोशिश करेंगे 20 टॉपिक में वो हो जाए, जिससे हर टॉपिक पे हम डिटेल में बात कर पाएँ और बहुत डीपली जा पाएँ, ठीक है। अब आते हैं कट ऑफ एनालिसिस पे। कट ऑफ एनालिसिस क्या जा सकता है, इस पे बात करेंगे। तो ये देखो, एक तो ये वैकेंसी 2022 के पेट स्कोर से इसका शॉर्ट लिस्टिंग होगी, इसके पहले जितनी भी हुई 2021 से हुई। तो ये कट ऑफ एनालिसिस हम पिछली से कर रहे हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ, थोड़ा बहुत अंतर है, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट में आपकी वैकेंसी कितनी थी, 1262 थी। और कितने लोगों को लिया गया था, वैसे बोलते 15 गुना है, लेकिन आप देखोगे कोई भी एग्जाम हो रहा है मेंस के लिए 30 गुना लोग शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, लास्ट नंबर पे जो भी होते हैं सबको ले लेते हैं, और वो एक उनका क्या भी क्राइटेरिया हो, 30 गुना लोग पहुंच जाते हैं। तो 1262 में 41,037 लोगों को लिया गया था जो मेंस में बैठे थे आपके। और इसके लिए पैट का जो शॉर्ट लिस्टिंग स्कोर था ना वो 71.87 था जनरल का, और EWS का भी सेम था, OBC का भी सेम था। SC का आपका था 69 और ST के लिए था ये 54। बंद दरोगा पे देख लेते हैं, 701 थी वैकेंसी। यहाँ पे आप देखो तो कितनी वैकेंसी आपकी बढ़ गई है, 561 वैकेंसी बढ़ चुकी थी। तो यहाँ पे कितना गया था आपका 75.69। तो यहाँ से अगर आप देखो कट ऑफ कितना कम हुआ था, तो ये हुआ था 4 नंबर कम, 4 मार्क्स कम गया था, लेकिन 2021 के मार्क्स हैं, ये ध्यान रखो। और वैकेंसी कितनी, अगर ये देखो 561 वैकेंसी आपकी बढ़ी, तो कितना हो गया आपका, 4 मार्क्स कम हो गया। अब आते हैं BPO वैकेंसी कितनी है आपकी, 1468 वैकेंसीज हैं। 1468 और जो 1262 थी जूनियर असिस्टेंट की, उससे अगर देखो तो 206 वैकेंसी क्या है आपकी, 206 वैकेंसी आपकी ज़्यादा है। लेकिन थोड़ा सा पैच कहाँ पे है,
कि ये वाला जो स्कोर कार्ड है ना, इसमें एक तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा बैठे थे 2022 में। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने लापरवाही की थी 2021 में, उन्होंने अच्छी मेहनत की, उनके मार्क्स ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ और है, जो जिनके 85 थे, आज ही ग्रुप में एक पर्सन बोल रहा था कि उसके पहले 85 थे और इस बार 73 रह गए। तो बहुत सारे लोगों ने लापरवाही भी की थी, तो उनके मार्क्स कम भी हुए जिनके पिछली बार ज़्यादा थे, ठीक है। तो ये किसी भी एग्ज़ाम में ध्यान रखो, अच्छे कैंडिडेट जो होते हैं, अब पैट के लिए अच्छे कैंडिडेट क्या हो सकते हैं, आपको पूरी जीएस आनी चाहिए, इसके बाद आपको डीआई आनी चाहिए, इसके बाद आपको कंप्यूटर आना चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, मैथ आनी चाहिए। तो पैट आपका पूरे हर एक सब्जेक्ट का जानकारी ले लेता है, हिंदी भी आनी चाहिए। तो पैट में जो व्यक्ति पढ़ने वाले होते हैं, अच्छे होते हैं, स्कोर उन्हीं के ही अच्छे होते हैं और वो व्यक्ति एग्ज़ाम नहीं छोड़ते हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ भी गए ना, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। मुश्किल से 4 से 5 हज़ार ऐसे लोग होंगे जिनका स्कोर इधर से उधर हुआ। लेकिन यहाँ तो बात हो रही कितने लोगों की, अगर 1262 में इन्होंने कितने लिए थे, 41,000। तो अगर 4-5 हज़ार इधर उधर हो रहे, तो मेरे हिसाब से जो आपका स्कोर गया था ये वाला जूनियर असिस्टेंट का 71 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 1 मिनट में देख के बताता हूँ, 87, ठीक है। इससे ज़्यादा तो कभी नहीं जाएगा, ये मेरा अनुमान है, ठीक। इससे कम ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 71 और उसके प्लस वाले मेरे हिसाब से सेफ है। अब फाइनल तो क्या होता है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो सकता है, +-1 हो सकता है, बाकी ये स्कोर मेरे हिसाब से सेफ होना चाहिए। तो आप लोग मेंस की तैयारी में लग सकते हो, जिनके भी इतने स्कोर हैं। हो सकता है इससे भी कम जाए, लेकिन कम जाने के चांसेस कम है, बट ए स्कोर मुझे सेफ लग रहा है, ठीक। अब तो ये तो हो गई स्कोर की बात कि 71 के आसपास वाले सेफ हैं। अब जीएस रिवॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं कि आपके लिए बैच कब आएगा, कैसे क्या प्रोसेस होगा। तो जो मैंने बताया, यूट्यूब पर क्लास चलेगी, वीडियो क्लासेज फ्री रहेंगी, जिन्हें यूट्यूब पे देखना है वो यूट्यूब पर फ्री क्लासेज देख सकते हैं। इसके बाद एक पेड बैच बनेगा टेलीग्राम पे। फीस इसकी भी बंद दरोगा की तरह नॉमिनल ही फीस रखेंगे, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा होगा, यहाँ पे सारी पीडीएफ, वो भी हैंड रिटन ही कराएंगे, सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, प्लस वैल्यू एडिशन आएगा, यहाँ पे टास्क आएगा। वैल्यू एडिशन में क्या होगा, करंट से जो करंट में टॉपिक आए ना, वो इनको जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे करंट पढ़ना इसलिए भी आसान हो जाता है कि आपको इसी से पंचायती राज से रिलेटेड ही करंट पढ़ोगे आप, जो टॉपिक है इनसे रिलेटेड करंट होगा, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। टास्क आ जाएगा आपका। इसके बाद आपके क्या आ जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। एक समय जैसे ही आपके सारे टॉपिक ख़त्म हुए, तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रिपेयर कराए जाएंगे और वो टेस्ट होंगे आपके पर डे। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे फुल टेस्ट वगैरह है, वो सारा चीज़ें आपकी एक्टिविटीज़ पेड बैच में यहाँ पे होती रहेंगी, टेलीग्राम पे होगा। अब ये चीज़ ऐप पे क्यों नहीं कर रहे हैं, एक चीज़ हमने फील की है कि जब ऐप पे रहते हैं ना, तो इंडिविजुअली आप काम करते हो, आपका काम दूसरे को नहीं दिखता है। तो एक हेल्दी जो कंपटीशन होता है ना स्टूडेंट्स में, वो कंपटीशन यहाँ से थोड़ा सा कम हो गया ऐप पे, ठीक है। यहाँ पे टेलीग्राम पे सबसे पॉजिटिव चीज़ थी कि हेल्दी कंपटीशन हर टाइम हो रहा था और स्टूडेंट एक्टिव रहते थे, उनको एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ग्रुप ओपन करते थे, अपने आप उनको एक धक्का किक लगती थी और वो काम पे जुट जाते थे। सेम चीज़ यहाँ पे होगी। तो रेगुलर क्लासेज, वैल्यू एडिशन, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टास्क, रिवीजन और फुल टेस्ट, ऐसे प्रोग्राम होगा। आप देखोगे कि एग्ज़ाम में अभी टाइम है, लेकिन 2022 की पहली वैकेंसी जो 2022 के पैड से होगी वो यही है। इसके फॉर्म काफ़ी पहले फिल हो चुके हैं, केवल शॉर्ट लिस्टिंग आनी बाकी है। जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी आई हैं, या आर ओ वाले भी पूछ रहे थे कि सर आर ओ में लगें, किस में लगें। अभी आपका आर ओ का नोटिफिकेशन भी नहीं आया, ठीक है। नोटिफिकेशन आने दो, चीज़ें होने दो, तब टेंशन लेना। जो सामने दिख रहा है ना, इससे आसान कोई एग्ज़ाम आपके लिए हो नहीं सकता, ध्यान रखना। क्योंकि सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ना है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कहीं और इधर उधर देखना भी नहीं है। पढ़ाई करो, इसलिए बता रहे कि जिनको ऐसा है कहीं बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्ज़ाम इसलिए कराएंगे क्योंकि इनके टॉपिक्स लिमिटेड हैं। तो जब मेरे पास जितना टाइम रहता है ना, एक टॉपिक कराना हो, तो वो मतलब पर डे एक क्लास दो, एक टॉपिक से रिलेटेड टाइम से चीज़ें हो जाए ना, तो ये तो आपका इतना एडवांस करा देंगे कि बिल्कुल बंद होगा, समझो उसको भी पीछे छोड़ दोगे। तो रेडी रहिए। अब आते हैं पहले टास्क पे। तो फर्स्ट टास्क यही है
कि स्टार्टिंग के 25 स्टूडेंट्स, जो स्टार्टिंग के 25 स्टूडेंट्स हमें फुल नोट्स बना के भेजेंगे। फुल नोट्स क्या है? 1947 के बाद से, जैसे सबसे पहले क्या हुआ आपका, योजना आयोग का गठन हुआ, इसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम आ गया आपका, इसके बाद आएगा एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, फिर IRDP और जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, हरियाली योजना, कुएं वाली, मतलब जितनी भी योजनाएं 1947 के बाद, गरीबी हटाओ योग, ठीक है, का नारा, तो 1947 के बाद से 2014 तक जितनी भी योजनाएं आपकी आई हैं, ये मुश्किल से 40 से 50 योजनाएं होंगी। 15 से 18 पेज में आपका आ जाएगा, आपके लिए ये बेस हो जाएगा, आपके 20 मार्क्स यहीं से आपके भी रेडी हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पर नोट बनाना है। अब उसमें क्या रखना है आपको, उसमें आपको किस किस पॉइंट को नोट करना है वो ध्यान रखो। तो जैसे कोई एक योजना आई, तो कब आई थी, सन, वर्ष, किस गवर्नमेंट की थी, केंद्र की, तो केंद्र की ही अधिकतर आपको रखनी है, केंद्र सरकार, केंद्र की तो कोई योजना ना छूटे, ठीक है। इसका मिनिस्ट्री किस मंत्रालय के अंतर्गत थी, योजना का लक्ष्य क्या था, लक्ष्य क्या था, किन लोगों को टारगेट कर रही थी, मतलब क्या काम करना था योजना में। इसके अगर उसके कोई अचीवमेंट हुए हैं योजना की, तो वो अचीवमेंट, जैसे कुछ योजनाएं आती हैं, जैसे वो होती हैं भत्ते वाली या सहायता वाली, उसमें आपको डिटेल पे जाना है कि पहले आपको कितना पैसा मिलने वाला था, बाद में कितना मिलने वाला था, फिर किस्त भाई। तो ये एक योजना आपकी कम से कम 6 to 7 लाइन में होनी चाहिए। जिसमें कम है, जैसे हरियाली योजना थी, तो इसका केंद्र सरकार की थी, क्या काम था इनका, एक तो जो जल संरक्षण है उसके लिए थी, लेकिन साथ में जल संरक्षण के साथ साथ और क्या करना था इनको, हरियाली को बढ़ाना, मतलब वृक्षारोपण वगैरह, इसको भी बढ़ावा देना, मृदा संरक्षण, ये सारे इनके उद्देश्य थे। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत थी वो लिखनी है। ऐसे करके जो लोग भी पहले 25% होंगे, उनको सीधा ग्रुप, नेक्स्ट 3 डेज में ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, 3 डेज में ग्रुप बन जाएगा। और इसी के आसपास हम पहली दिन से पहला टॉपिक उठाएंगे और वहाँ से क्लास आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक। तो इन लोगों को ग्रुप में सीधा जोड़ लिया जाएगा, सुपर ग्रुप में। तो पहला टास्क ये है, आप लग जाओ, जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके आसपास सबको भूल जाओ, ध्यान रखो, एक जॉब को क्लियर करना, क्योंकि इसमें आगे कुछ है नहीं। यहाँ से आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ, सीधा आपका क्या है, सिलेक्शन होना है। कितना भी टाइम ले रही है UP SSC, उसकी बात है, लेकिन ध्यान रखो आपके चुनाव आने वाले हैं, तो इनकी कोशिश रहेगी कि चुनाव तक मैक्सिमम चीज़ें क्लियर करें, ठीक है। तो आराम से पढ़िए, कमेंट सेक्शन में जो जो पूछा गया ज़रूर बताइएगा, और आप लोग क्या चाह रहे हैं वो भी बताइए। अभी के लिए इतना ही। हाँ, कल 8 PM पे 8 PM पे GS रिवॉल्यूशन ग्रुप में ग्रुप कॉल होगी, वहाँ पे सब लोगों से, आप लोगों से चर्चा की जाएगी आगे के टारगेट पे कि कैसे क्या किया जाए। जो लोग नए हैं वो GS रिवॉल्यूशन करके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो उनको ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।